आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी अनोखी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और सन्नाटे का अपना एक अलग ही अर्थ होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं और निर्मल वर्मा की 1959 की उस मास्टरपीस परिंदे के रहस्यमयी और काव्यात्मक संसार को करीब से समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का विश्लेषण नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं के उस जमे हुए समंदर में उतरना है, जहां सतह पर तो बिल्कुल शांति दिखती है, लेकिन अंदर अंदर एक बहुत बड़ा तूफान छिपा है। अब कहानी में गहराई तक जाने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर कीजिए। क्या वाकई ये मुमकिन है कि कोई इंसान आज में यानी वर्तमान में सांस ले रहा हो, अपना रोजमर्रा का काम भी कर रहा हो, लेकिन उसका मन, उसकी चेतना पूरी तरह से एक ऐसे अतीत की बर्फ में जम चुकी हो जो अब कभी लौट के नहीं आने वाला? ये पूरी कहानी इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को टटोलती है। इसमें कोई टिपिकल एक्शन या तेज रफ्तार वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक ठहरी हुई, रुकी हुई मानसिक स्थिति की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। इमेजिन कीजिए, कुमाऊं की सर्द पहाड़ियां और वहां धुंध में लिपटा हुआ एक कॉन्वेंट स्कूल। सर्दियां बस आ ही रही हैं, छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। बाहर एक अजीब सी नीली धुंध छाई है, हवा में चीड़ के पेड़ों की सरसराहट है और बर्फ गिर रही है। अब मजे की बात यह है कि निर्मल वर्मा जी की इस रचना में ये मौसम, ये धुंध और ये सन्नाटा, ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड या स्टेज का सेटअप नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये खुद किसी जीते जागते किरदार की तरह सांस लेते हैं, जो बाकी किरदारों के अकेलेपन और उनके खालीपन को और भी ज्यादा गहरा कर देते हैं। और इसी ठंडे धुंधले सन्नाटे के बीच हमारी मुलाकात होती है तीन बेहद अकेली आत्माओं से। सबसे पहले हैं लतिका, जो इस कॉन्वेंट हॉस्टल की वार्डन है। बाहर से देखने पर एकदम सख्त और अनुशासित, लेकिन अंदर से वो यादों के एक अंतहीन जाल में उलझी हुई हैं। फिर आते हैं डॉक्टर मुखर्जी, जो बर्मा से आए एक रिफ्यूजी हैं। ऊपर से उनका बर्ताव आपको बहुत निंदक और मजाकिया लगेगा, लेकिन उस हंसी के पीछे एक बहुत भारी दुख छुपा है। और तीसरे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, स्कूल के संगीत शिक्षक। वो शारीरिक रूप से तो कमजोर हैं ही, साथ ही लतिका के एक तरफा प्यार में भी गिरफ्तार हैं। अपने रोज के रूटीन के पीछे ये तीनों ही एक गहरे अस्तित्वगत संकट यानी अपने होने ना होने की जद्दोजहद और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। अब देखिए, लतिका इस पूरी कहानी की धुरी है और ये लाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे वो अपने मृत फौजी प्रेमी गिरीश नेगी की यादों की कैद में है। जब वो अपने ख्यालों में डूबती है तो उसे आज भी गिरीश की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है जैसे उसने गिरीश के नंगे सिर को अपने हाथों में समेट रखा हो। ये एक ऐसा प्यार था जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि गिरीश कश्मीर में शहीद हो गए थे। और सच कहूं तो लतिका की दुनिया बस उसी एक अधूरेपन के आसपास जमकर रह गई है। उस बीते हुए कल को जिंदा रखने के लिए लतिका कुछ चीजों को कसकर पकड़े रहती है, जैसे कि एक पुराना कुचला हुआ बुरंज का लाल फूल और गिरीश की वो पुरानी मिलिट्री हैट। ये छोटी छोटी चीजें एंकर की तरह काम करती हैं, जो उसे एक ऐसे दुखद अतीत से बांध कर रखती हैं जिसने उसे आज में पूरी तरह से इमोशनली पैरालाइज कर दिया है। वो उस वीरान कॉन्वेंट स्कूल के अकेलेपन की इतनी आदी हो चुकी है कि सर्दियों की लंबी छुट्टियों में भी वो अपने घर नहीं जाती, बस उसी खाली हॉस्टल में रुक जाती है। लतिका की इस उलझन को समझना बिल्कुल क्रूशियल है। ये विचारना इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच सामने लाता है। आप सोचेंगे कि समय के साथ यादें धुंधली होने पर इंसान को सुकून मिलता है, राइट? लेकिन लतिका के साथ ऐसा नहीं है। जब गिरीश की छवि धुंधली पड़ने लगती है तो उससे सुकून नहीं, बल्कि एक खौफनाक डर सताने लगता है। वो जानबूझकर अपने उन भावनात्मक घावों को खुरचती रहती है, क्योंकि उसके लिए गिरीश को भूल जाने का जो डर है वो उस दुख से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है जो उसे आज मिल रहा है। चलिए, अब डॉक्टर मुखर्जी की तरफ रुख करते हैं। बर्मा पर जब जापानियों ने हमला किया था, तब वो रंगून से भागकर भारत आए थे और उसी खौफनाक सफर में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। डॉक्टर मुखर्जी हमेशा अपने इस गहरे दर्द को सूखे मजाक और एक दार्शनिक ढाल के पीछे छिपाकर रखते हैं। जब भी कोई उनसे वापस बर्मा लौटने की बात कहता है तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब होता है कि अब उनकी जड़ें कहीं नहीं बची हैं। उनका ये ट्रैजिक और जड़ विहीन यानी बिना जड़ों वाला जो वजूद है, वो इस कॉन्वेंट में रहने वालों के सामूहिक दुख में एक और बहुत भारी परत जोड़ देता है। डॉक्टर मुखर्जी आपको बाहर से हंसते हुए सिगार के कश लगाते हुए दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस कड़वे सच को मान चुके हैं कि उनकी जिंदगी अब बस एक बेमतलब का सफर है, एक ऐसी जगह जहां ना उनका कोई अपना है, ना कोई उन्हें जानने वाला है।
उनकी ये भयानक शून्यता उनके व्यंग्य और मजाक के ठीक पीछे छिपी बैठी है। इसी तरह मिस्टर ह्यूबर्ट भी एक गहरी, साइलेंट सी निराशा का जीता जागता प्रतीक है। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है और लतिका के लिए उनका वो खामोश प्यार उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। जब रात के उस भारी सन्नाटे में वो शोपा की लुने पियानो पर बजाते हैं तो यकीन मानिए वो सिर्फ संगीत नहीं होता, वो उनकी अपनी उखड़ती सांसों और एक तरफा प्रेम का रुदन होता है। पियानो से निकलने वाला हर एक सुर उस उदासी को कई गुना बढ़ा देता है जो उस बर्फीली पहाड़ी पर पहले से ही जमी हुई है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु ये है कि आखिर इस कहानी का नाम परिंदे ही क्यों रखा गया। परिंदे यानी वो माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी जो अपनी एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं और बीच रास्ते में किसी अनजान जगह पर सिर्फ एक छोटे से अस्थायी विश्राम के लिए रुकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक है जिसके चारों तरफ ये पूरा नैरेटिव बुना गया है। कुमाऊं की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ने वाले उन प्रवासी पक्षियों की तुलना सीधे सीधे लतिका, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट से की गई है। जैसे वो पक्षी वहां हमेशा के लिए बसने नहीं आते, वैसे ही ये किरदार भी अपनी जिंदगी के एक ट्रांजिएंट पॉइंट पर, एक चौराहे पर खड़े हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इंसान होकर भी ये लोग उन पक्षियों की तरह आगे उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे। वो बस एक इमोशनल ठहराव में फंसे हुए हैं, अपने ही बुने हुए दुखों के पिंजरे में कैद हैं और आगे बढ़ने की ताकत जैसे पूरी तरह खो चुके हैं। यही वो जगह है जहां निर्मल वर्मा जी की लेखनी का जादू चलता है और इस कहानी को एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। उन्होंने बाहर घटने वाली घटनाओं या एक्शन पर जोर नहीं दिया, बल्कि किरदारों के भीतर चल रहे उस खामोश तूफान, उनकी उस संवेदनात्मक गहराई पर फोकस किया। भारी काव्यात्मक बिंबों, प्रतीकों और एक खास तरह के मूड का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। इसमें कोई टिपिकल शुरुआत, मध्य या अंत वाला प्लॉट नहीं मिलेगा आपको, बस एक गूंजती हुई, न खत्म होने वाली उदासी है। आपको बता दूं, इस कहानी के लिखने के तरीके ने उस समय के हिंदी साहित्यिक परिदृश्य में मानो एक भूचाल सा ला दिया था। उससे पहले जो पारंपरिक हिंदी कथा साहित्य था, वो अक्सर भारी भरकम घटनाओं, समाज सुधार की बातों या मॉरल लेसन से भरा होता था। लेकिन नई कहानी आंदोलन ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। इसने बेखौफ होकर इंसान के मन की उलझनों, उसके अस्तित्ववाद और जिंदगी के अकेलेपन पर बात करना शुरू किया। ये एक ऐसा शिफ्ट था जिसने साहित्य को बाहरी समाज से हटाकर इंसान के भीतर की गुत्थियों की तरफ मोड़ दिया। और इस शिफ्ट का मैक्रो लेवल पर असर इतना जबरदस्त था कि हिंदी के सबसे प्रसिद्ध आलोचकों में से एक नामवर सिंह जी ने परिंदे को आधिकारिक तौर पर नई कहानी आंदोलन की बिल्कुल पहली कहानी मान लिया। जरा सोचिए, एक अकेली, धुंध और उदासी से भरी कहानी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसे ग्लोबल लिटरेचर के स्टैंडर्ड्स के बराबर ला खड़ा किया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निर्मल वर्मा जी की ये शानदार विरासत कैसे तैयार हुई। उनका जन्म 1929 में शिमला में हुआ था। शायद यही वजह है कि उनकी कहानियों में वो पहाड़ी धुंध, वो ठंड और वो सन्नाटा इतना जीवंत लगता है ना? 1959 में जब परिंदे पब्लिश हुई तो इसने उन्हें रातों रात शोहरत दिला दी और 2005 में उनके निधन तक वो साहित्य अकादमी और भारतीय साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जा चुके थे। उनकी ये लेगेसी आज भी हमारे साहित्य में अमर है। अगर हम इन सभी किरदारों के सफर को देखें तो इन सब से हमारा मुख्य टेक अवे क्या है? एक बहुत ही गहरी और यूनिवर्सल बात निकलकर सामने आती है। अतीत को पीछे छोड़ना, अपनी उन प्यारी लेकिन दर्दनाक यादों से बाहर निकलना सच में एक बेहद कष्टदायक प्रोसेस है। लतिका का दर्द असली है, डॉक्टर मुखर्जी का अकेलापन कोई दिखावा नहीं है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में दोबारा उड़ान भरने के लिए वो दर्दनाक कदम उठाना बिल्कुल जरूरी है। उसके बिना जिंदगी बस एक जमी हुई झील बनकर रह जाती है। तो जाते जाते ये कहानी आपको कोई सीधा सीधा जवाब या कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग देकर नहीं जाती, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन थोड़ी उदास कर देने वाली सोच आपके मन में छोड़ जाती है। जब कुमाऊं की पहाड़ियों पर छाई ये सर्दियां आखिरकार खत्म होंगी, जब वो धुंध छटेगी, तो क्या इन परिंदों को अपने उस भारी अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बार फिर उस खुले आसमान में उड़ान भरने का हौसला मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बहुत देर बाद तक आपके जहन में गूंजता रहेगा।